हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है, जिसमें अब हम लोग पढ़ेंगे वेग नियम। ठीक है, अभिक्रिया का दर नियम क्या होता है, या वेग नियम क्या होता है, ठीक है, या रेट लॉ क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। रेट लॉ को पढ़ने से पहले अगर हम बात करें कि अभिक्रिया का जो नियम है उसको किस तरह से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, किस तरह से उसको अभिव्यक्त करते हैं, उसके बाद रेट लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखो नियम है हमारा अभिक्रिया का दर नियम, ठीक है, जिसे हम रेट लॉ कहते हैं। रेट लॉ में जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दर अभिव्यक्ति यानी कि रेट एक्सप्रेशन क्या होता है। किसी अभिक्रिया की जो रेट है, अभिक्रिया होने की जो दर है, ठीक है, अभिक्रिया कितनी देर में हो रही है, स्लो हो रही है या फास्ट हो रही है, उसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, अभिक्रिया के होने की दर को। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ लिया है। ठीक है, सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, ऐसा कहते हैं। तो इसको हम लोग पढ़ के यहाँ तक आ चुके हैं। अभिक्रिया की अभिव्यक्ति क्या है, दर अभिव्यक्ति क्या है, किस तरह से दर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब ये है, निश्चित तापमान पर रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता पर निर्भर हो सकती है। कब की बात है, क्या फिक्स रहेगा आपका? टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर आपका फिक्स है, नियत है, उस तापमान पर किसकी बात कर रहा है? अभिक्रिया की जो दर है वो अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता पर डिपेंड कर सकती है, ऐसा कह रहा है। ठीक है, निर्भर हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हो सकती है। ऐसा क्यों होता है वो आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे बातें आपको धीरे धीरे समझ में आती जाएंगी। चलिए, फिर कह रहा है, ठीक है, ये हो सकती है, ठीक है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। रीजन क्या है वो हम आगे पढ़ते जाएंगे। अभिकारकों की सांद्रता के संदर्भ में अभिक्रिया की दर प्रदर्शित करना दर नियम या दर समीकरण या दर व्यंजक कहलाता है। ये वाली चीज आप याद रखना। अभिकारकों की सांद्रता के संदर्भ में, यानी कि अभिकारकों की जो सांद्रता है, ठीक है, उसके संबंध में अगर हम क्या करते हैं, अभिक्रिया की दर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर लिखा है, दर व्यक्ति किस तरह से लिखते हैं, तो अभिकारकों की सांद्रता के संदर्भ में, ठीक है, अभिक्रिया की दर को लिखना ही हमारा दर नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? दर नियम कहलाता है। तो ये लाइन आपको याद रखनी है। ठीक है, अभिकारकों की सांद्रता के संदर्भ में अभिक्रिया की दर को लिखना या उसको प्रदर्शित करना ही हमारा क्या कहलाता है? दर नियम, या उसी को हम दर समीकरण कहते हैं, या उसी को हम दर व्यंजक कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपकी सेम है। रेट लॉ कह दो, रेट इक्वेशन कह दो, या आप रेट दर व्यंजक कह दो। ठीक है, तो ये चीजें हमारी क्या है, एक ही है। जैसे सपोज मान लिया हमारे पास कोई रिएक्शन है, ठीक है, माना अभिक्रिया, कोई आपको एक अभिक्रिया दे रखी है, ठीक है, जो कि आपका क्या है, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, ये बना रहा है स्मॉल सी कैपिटल सी और स्मॉल डी कैपिटल डी। ये हमारे पास कोई रिएक्शन है। इस रिएक्शन की अगर हम बात करें, किस तरह से इसका हम दर अभिव्यक्ति लिखते हैं, यानी कि रेट इसकी किस तरह से हम लिखते हैं, वो हमें यहाँ पर बताना है। अगर हम दर की बात करें तो जैसे कि हमने देखा था कि जो हमारी दर होती है वो इसमें जो क्वेश्चन क्या कहते हैं, उनको रस समीकरण मितीय गुणांक होता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट का क्या होता है, एक घात बन जाती है। ठीक है, अगर ये हमारा रिएक्टेंट है, जो कोफिशिएंट होता है यानी कि रस समीकरण मितीय गुणांक जो होता है हमारा, वो क्या इसकी घात में चला जाता है। अगर हम इसको सामान्य तरीके से लिखें तो क्या लिखेंगे हम, दर बराबर हमारा क्या होना चाहिए, ए की घात स्मॉल ए इंटू कैपिटल बी की घात क्या होना चाहिए, स्मॉल बी। ठीक है, इस तरह से अगर हम बात करेंगे दर की, ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, वेग अगर हम बात करें वेग की, तो वेग क्या होता है, देखो इसकी सांद्रता में परिवर्तन बटे इसकी सांद्रता में परिवर्तन। इनकी सांद्रता को हम माइनस में लेते हैं और इनकी सांद्रता को हम कैसे लेते हैं, प्लस की लेते हैं। तो हमने ये पहले ही पढ़ लिया। दर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अभिकारकों की सांद्रता, केवल और केवल किसकी, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन लिखा हुआ है। अभिकारकों की सांद्रता के संदर्भ में दर को व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, दर नियम कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, दर नियम कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, रिएक्टेंट है। वैसे हमारी ये रिएक्शन जो है उसका दर नियम जो है, यानी कि उसकी जो दर है वो इस तरह से होनी चाहिए। दर बराबर क्या होता है, के ए की घात ए और बी की घात बी। क्या होता है, ए की घात ए और बी की घात बी। जहां हमारे जो ए बी सी डी है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल डी स्मॉल सी है, ठीक है, ये क्या हमारे
रस समीकरण मितीय गुणांक। क्या है? रस समीकरण मितीय गुणांक, जिनको हम कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये आपके घातों में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? घातों में बदल जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें इसकी दर अभिव्यक्ति, क्या लिखें? ठीक है, होनी ये चाहिए। ठीक है, लेकिन सपोज दैट ये ना होती है। अगर मैं यहाँ लिखूं जहां ए बी सी और डी हमारे क्या है? रस समीकरण मितीय गुणांक है। क्या है? रस समीकरण मितीय गुणांक है। इसकी अगर हम दर अभिव्यक्ति लिखें, ठीक है, क्या लिखेंगे? दर अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति, ठीक। तो इसकी अभिक्रिया के लिए अगर आप दर अभिव्यक्ति लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो इसी तरह से हम लिखेंगे दर, यानी कि जो दर है हमारी वो समानुपाती होती है किसकी? ए की सांद्रता और बी की सांद्रता, यानी कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। अब बात मजे वाली ये है कि यहाँ पर हमारा ए और बी नहीं आएगा। क्या आएगा? एक्स और वाई। क्या आएगा? एक्स और वाई, यानी कि ए की घात क्या है? एक्स, और बी की घात क्या है? वाई। ठीक है, ये क्यों आ गया? मजे की बात सिर्फ यही है इसमें, और इसमें लिखा भी यही है कि अभिकारकों उत्पादों की सांद्रता पर निर्भर हो सकती है। इस पर अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता पर निर्भर हो सकती है। लेकिन यहाँ पर देखो, अभिकारक हमारा क्या है? ए, कोएफिशिएंट क्या है? स्मॉल ए, तो यहाँ पर ए आना चाहिए। यहाँ पर क्या है? स्मॉल बी, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए। लेकिन जब हमने इसकी दर व्यक्ति लिखी या दर लिखा तो वो क्या है? ए की घात एक्स और बी की घात वाई। ठीक है, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं जो दर है हमारी वो बराबर है, समानुपाती का चिन्ह हटता है, क्या आता है? के हमारा क्या है? एक कांस्टेंट है। ठीक है, क्या है? कांस्टेंट। तो ए की घात क्या हो जाएगी? स्मॉल एक्स। ए की घात क्या हो जाएगी? स्मॉल एक्स इंटू बी की घात क्या हो जाएगी? आपकी स्मॉल वाई। ये हो जाएगा हमारा दर अभिव्यक्ति। ठीक है, रेट एक्सप्रेशन। तो किसी भी रिएक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो हमारा x और y है, क्या है? जो x और y है वो हमारा क्या है? प्रायोगिक रूप से निर्धारित है। क्या है? हमारे प्रायोगिक रूप से निर्धारित है। क्या लिखेंगे? x तथा y घातांक, क्या है? ये घातांक है, प्रायोगिक रूप से निर्धारित है। ठीक है, प्रायोगिक रूप से निर्धारित है, यानी कि ये हमारे कैसे एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है। कौन सी है? एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है एक्स और वाई। इनको लैब में जाके चेक किया गया है तब आया है ये, और ये तो हमने केवल देख के लिखा है। क्या लिखा है? ये हमने देख के लिखा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सैद्धांतिक रूप। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? एक्सपेरिमेंट। इसको हमने लैब में ले जाके देखा तो पाया कि ए की घात एक्स और बी की घात क्या है? वाई है। ठीक है, अभी जो हमारा x है ये a के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जो y है वो भी b के बराबर हो भी सकता है और नहीं हो भी सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लिख लो, a आपका बराबर x हो भी सकता है, x के बराबर हो भी सकता है, और a बराबर x नहीं भी हो सकता है। ठीक, इसी तरह से क्या लिखेंगे? b बराबर आपका y हो भी सकता है और b बराबर आपका y नहीं हो सकता है। ठीक, यानी कि जो घातें हैं कॉन्सेंट्रेशन की वो आपकी बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। आगे जब एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको मजा आएगा। ठीक है, तो ये आप इस तरह से, ये हमने जो लिखा है ये हमारा कौन सा है? ये हमारा है सैद्धांतिक। ठीक है, कौन सा है? सैद्धांतिक रेटला है। और ये हमारा कौन सा है? एक्सपेरिमेंटल। कौन सा है? एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, तो सैद्धांतिक रूप जो हम देख के लिखते हैं वो हमारा क्या होता है? सैद्धांतिक रूप होता है, यानी कि थ्योरेटिकल होता है। जो हमने प्रयोग करके लिखा है, किससे लिखा है? प्रयोग करके लिखा है, वो हमारा क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ होता है। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरेटिकल और ये क्या हो जाएगा? एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब देखो बात करते हैं कि अगर कोई एक और समीकरण लिख ले। ठीक है, इस समीकरण को हमने इस तरह से लिख दिया है कि हमारा जो दर है वो क्या है? के, ए की घात एक्स और बी की घात क्या हो जाएगा? हमारा वाई। अगर इस समीकरण के लिए हम दर की बात करें तो आपने ऐसा भी पढ़ा होगा कि डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, क्या होता है हमारा? डी आर अपॉन डी टी करके भी आपने पढ़ा होगा। डी आर अपॉन क्या होता है हमारा? डी इंटू टी, जहाँ आर क्या है? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस है, और जहाँ टी क्या हमारा? कॉन्सेंट्रेशन में
कॉन्सेंट्रेशन चेंजिंग में जो टाइम लगा है वो हमारा क्या है, स्मॉल टी है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा किसके बराबर होता है, ये हमारा होता है रेट के बराबर, किसके, रेट के बराबर, ठीक। अब रेट की जगह का अगर हम यहाँ पर ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का डी आर अपॉन स्मॉल डी टी इंटू के, ए की घात क्या हो जाएगा एक्स इंटू बी की घात क्या हो जाएगा हमारा बाई। इसको इस तरह से भी हम नोट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारा डी आर अपॉन डी टी है ये क्या है हमारा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, जिसको हम दर कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर, ठीक है। जो हमने पहले पढ़ी थी ताक्षणिक वेग और तात्कालिक वेग, ठीक है, वो हम यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। और यही क्या है, ये हमारी अभिक्रिया का दर समीकरण क्या है, ये जो हमारा समीकरण है ये दर समीकरण है, ठीक है। यह यही दर समीकरण है, क्या है, यही हमारा इस अभिक्रिया का दर समीकरण है। कौन सा है, दर समीकरण है, ठीक है। और के हमारा क्या है, एक समानुपातिक स्थिरांक है, क्या है हमारा एक, ये हमारा एक कांस्टेंट है, क्या है हमारा एक कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है। कौन सा है, समानुपातिक कांस्टेंट है, ठीक। अच्छा, ये बात हमको अब तक हमने केवल ये जाना कि दर अभिव्यक्ति, अभिक्रिया की दर को हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं। एक तो देख के जो लिखते हैं वो हमारी क्या होती है, थ्योरेटिकल, और उसको ले गए आप लैब में, वहां देखा, प्रैक्टिकल किया, तब पाया कि ए की कॉन्सेंट्रेशन की सांद्रता कितनी है एक्स और बी की कॉन्सेंट्रेशन की सांद्रता कितनी है हमारी वाई है, ठीक। तो ये हमारा क्या है, ये जो हमने लिखा है ये कौन सी वैल्यू है हमारी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो ये आपका दोनों, ठीक है, वही तो लिखा हुआ है कि हमारी जो घातें हैं वो बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। यानी कि ए जो है वो एक्स के बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बी जो है वो वाई के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। खेला आपको आगे पता चलेगा इनका, ठीक है, कैसे होता है। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज लिखी हुई है जो कि हमारा क्या है, मेन मकसद है, ठीक है, क्या है हमारा मेन मकसद, जिसका नाम है रेट लॉ, क्या है, रेट लॉ, ठीक है। और यही हमें जानना है। अब तक हमने देखा था अभिव्यक्ति किस तरह से हम इसको अभिव्यक्त करते हैं, लिख पाते हैं। देखो रेट लॉ क्या कहता है, सीधी सी बात है, रेट लॉ हमको दो चीजों से मिलता है। एक तो हम इस तरह से देख के लिख सकते हैं, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करेंगे फिर जो आएगा, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या होता है, कि जो हम देख के लिखते हैं वो वैल्यू है, वैल्यूएबल है या नहीं है, जो हम एक्सपेरिमेंट करके लिखते हैं वो मान्य है या नहीं है, कौन सा इनमें से माना जाता है, ठीक। देखो यह एक वह अभिव्यक्ति है, ठीक है, यानी कि ये भी क्या है, एक एक्सप्रेशन है, क्या है, ये भी हमारा एक प्रकार का एक्सप्रेशन है। अच्छा, ये भी क्या हमारा एक प्रकार का एक्सप्रेशन है, ठीक है, रेट एक्सप्रेशन कह रहा है। देखो जिसमें अभिक्रिया दर अभिकारकों की मोलर सांद्रता के रूप में व्यक्त की जाती है, ठीक है। अभिक्रिया की जो दर है, ये जो हमने रेट लिखा है, ये किसके रूप में व्यक्त की जाती है, अभिकारकों की मोलर सांद्रता, ठीक है, किसकी, केवल अभिकारकों की, ठीक है। और कह रहा प्रत्येक पद को कुछ घात तक बढ़ाया जा सकता है। ये जो हमारे पद होते हैं, जैसे ए की घात हमने क्या लिखा, एक्स लिखा, और बी की घात हमने क्या लिखा, वाई लिखा, इन घातों को कुछ पद तक, ठीक है, बढ़ाया जा सकता है, जो संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के रस समीकरण मितीय गुणांक के समान हो भी सकती है और नहीं भी। सपोज जैसे हमने लिखा 2a प्लस बी, ये बना रहा है 3c प्लस डी, क्या बना रहा है, c प्लस डी। अब इसके लिए अगर हम रेट लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, k। अब यहाँ पर जो a है, a की पावर कितनी हो जाएगी 2 और b की पावर कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। तो ये जो रस समीकरण मितीय होता है, ठीक है, इसके बराबर इसकी मोलर सांद्रता होगी उसकी घात के बराबर, ठीक है, वही लिखा हुआ है। जो संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के रस समीकरण मितीय गुणांक, ये होता है हमारा रस समीकरण मितीय गुणांक, क्या होता है, रस समीकरण मितीय गुणांक के समान हो भी सकती है और नहीं भी। तो अभी तो देखो हो रही है, ठीक है, क्या है, हो रही है। और अगर इसी को ऐसे करके लिख दिया जाए, आर इक्वल टू के ए की पावर 1 और बी की पावर 2, तो कहोगे सर जी ये कौन सा खेला खेल दिया, ठीक है।
तो ये सब कहानी हमारी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है। पर ये कहानी खराब हो तो रही है, लेकिन इसका रीजन क्या है वो अभी आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि ये भाई साहब कह रहे हैं कि गुणांक के समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखो इसमें तो फिट बैठ रही है ये बात, और इसमें भी फिट बैठ रही है कि देखो है भी और इसमें नहीं है, ठीक है। तो यही देखना है आपको, ठीक है। यानी कि जो घाते जो हम बढ़ाते हैं, यहाँ पर जो हम घाते लिखते हैं, ठीक है, वो संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के रस समीकरणीय गुणांक के समान, ठीक है। यानी कि जो आगे संख्या लिखी होती है इसके आगे एक लिखा हुआ है, समान हो भी सकती हैं और नहीं भी, ठीक है। तो ये बात याद रखना है, ये जो हमारे घाते हैं वो संतुलित रासायनिक समीकरण में जो रस समीकरण गुणांक होता है इसके बराबर हो भी सकती है और नहीं भी। इसमें तो देखो है, पर इसमें एक आ गई, ठीक है, तो इसमें ये बराबर नहीं है। दूसरी बात कह रहा है कि वेग नियम का निर्धारण संतुलित रासायनिक समीकरण अर्थात सैद्धांतिक रूप से नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो वेग नियम है या दर नियम है इसको हम सैद्धांतिक रूप से यानी कि थ्योरेटिकल रूप से इसको हम नहीं लिख सकते हैं। और कह रहा है यह एक प्रायोगिक मान है जो प्रयोगों द्वारा ही निर्धारित किया जाता है, ठीक। तो अब ये बात याद रखना कि जब भी आप देख के लिखेंगे, ठीक है, जब भी आप देख के लिखेंगे वो आपका सही नहीं होने वाला है, ठीक है। क्या करेंगे, जब भी आप रेट लॉ देख के लिखेंगे वो आपका ठीक नहीं होने वाला है। कैसा होगा है वो, एकदम खराब और घटिया किस्म का हो जाएगा। तो करना क्या है, ये जो हमारा रेट लॉ है ये क्या है, यह एक हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो इसका हमेशा क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद जो घातें आएंगी वही हम लिखेंगे, तो वही हमारा क्या होगा, मान्य होगा, ठीक। इतनी बात समझ में आई। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सपोज दैट अगर ए और बी ले लें, ठीक है, कुछ भी ले लो आप, एक्स वाई जेड बना दो, प्रोडक्ट बना दो, क्या दिक्कत है। जैसे सपोज दैट एग्जाम्पल नंबर 1, अगर हम बात करें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर ये बनाते हैं NH3, ठीक है। क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो हमारी इक्वेशन है वो कैसी होनी चाहिए, बैलेंस यानी कि संतुलित होनी चाहिए। तो बराबर कर लो, यहाँ पर 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ कितने से कर देंगे, 3 से कर देंगे। अभी हमारी क्या है, बैलेंस इक्वेशन है। कैसी है, बैलेंस इक्वेशन है। इस इक्वेशन के लिए अगर हम रेट लॉ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रेट लॉ लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, देखो रेट लॉ, वो भी कौन सा वाला, दो लिखे जाते हैं ना, एक हम देख के लिखते हैं, देखने वाले को कहते हैं सैद्धांतिक। क्या कहते हैं, सैद्धांतिक दर नियम। अच्छा, सैद्धांतिक दर नियम यानी कि R इक्वल टू क्या जगह के, हमने देखा कि N कितना है 2, हमने देखा कि हाइड्रोजन कितना है H2 की पावर कितनी हो जाएगी, स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, रेट लॉ, रेट लॉ। पर ये है कौन सा, ये हमारा थ्योरेटिकल वाला है। कौन सा है, थ्योरेटिकल वाला। दूसरा लिख के देखते हैं, दूसरा लिखेंगे हम एक्सपेरिमेंटल यानी कि प्रयोगिक, प्रयोगिक नियम। और प्रयोगिक नियम क्या कहता है, इसमें क्या अंतर है, प्रयोगिक नियम, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल लॉ। ये हमारा क्या हो जाएगा, R इक्वल टू के और N2 इंटू H2 की पावर कितनी हो जाएगी 3। तो ये भी हमारा कैसा है, अभी हमारा सेम है। कैसा है, देखो जो हमने देख के लिखा है इसको देखा हमने उतार दिया, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें जो घाते हैं, ठीक है, अभिकारक की सांद्रता की जो घात है वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर है और इसमें भी बराबर है, ठीक है। अर्थात अभी ये दोनों कैसे हैं हमारे, अभी ये दोनों सही है। कैसे हैं दोनों, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें, ठीक, जैसे आप ले लो सेकंड, अगर यहां कर दें हम 2A प्लस 3C, ये बना दें हमारा B प्लस D यानी कि प्रोडक्ट। इधर क्या लिख देंगे, सीधे लिख देंगे प्रोडक्ट, ठीक है। क्या लिख दिया, प्रोडक्ट, क्योंकि ये जो हमारे नियम आया है, ठीक है, दर नियम आया है। अब इसको अभिकारक से उत्पाद से कोई मतलब नहीं है, किस पर डिपेंड करेगा, केवल और केवल अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर, किस पर, रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। प्रोडक्ट से इसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलो, इसके लिए अगर हम रेट लॉ लिखेंगे, ठीक है, पहले हम कौन सा लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम सैद्धांतिक वाला, ठीक है,
सैद्धांतिक दर नियम, आर इजकल टू क्या हो जाएगा के, और देखो दो, ए की घात कितनी है 2, ठीक है, और बी की घात कितनी है हमारी 3। अब इसके लिए लिखते हैं हम प्रयोगिक, कौन सा प्रयोगिक, प्रयोगिक दर नियम। अच्छा, प्रयोगिक दर नियम लिखा तो हमने ये देखा, तब भी हमारा क्या आया, ए की घात कितनी 2 और बी की घात कितनी पाई हमने 3, ठीक है, अर्थात ये भी कैसा हमारा सही है। अभी हमारा जो प्रयोगिक मान है और जो सैद्धांतिक मान है वो लगभग लगभग दोनों सेम है। कैसे हैं, दोनों सेम है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको क्या करना है, याद रखना है, थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल रेट लॉ और आपका एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ, ठीक है। इनमें जो अभिकारक है उनकी घातें अगर आपके स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मैच खा रही है तो समझ लो आपका क्या है, सही है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं क्या कह रहा है। देखो अगर यहीं पे हम ले लें तीसरा एग्जांपल, ठीक, जो कि हमारा क्या है NO प्लस O2, ये क्या बना रहा है PDT, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट। अब देखो NO और O2, ठीक है, तो ये बनाता क्या है प्रोडक्ट, लेकिन ये कह रहा है हमारी रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, संतुलित। तो संतुलित रिएक्शन करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो चलो संतुलित रिएक्शन कर लेते हैं। क्या बनेगा इधर, इधर बनता है आपका NO2, क्या बनता है NO2, 2 कर दो, यहाँ पर भी 2 कर दो, बाकी 2 और 2 4 और 2 दूनी 4 ऑप्शन हो गए। तो बैलेंस रिएक्शन का होना भी जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बैलेंस रिएक्शन। अब इस बैलेंस रिएक्शन के सहारे हम पहले लिखेंगे सैद्धांतिक वाला, उसके बाद लिखेंगे हम प्रायोगिक वाला, ठीक है। तो चलिए सैद्धांतिक अगर रेट लॉ की बात करेंगे, किसकी, सैद्धांतिक, ठीक है, सैद्धांतिक दर, ठीक है, यानी कि आर जो वो है वो कितनी हो जाएगी। अब देखो NO की घात 2 इंटू O2, O2 की घात कितनी है 1 है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, रेट लॉ हो गया। दूसरा हम बात करते हैं प्रायोगिक, प्रायोगिक दर नियम, यानी कि अब आर बराबर क्या हो जाएगा के, यहाँ पर के नहीं लिखा, के लिख लेना, ठीक है। आर बराबर के, और जो एनओ है हमारा क्या है, एनओ की पावर 1 हो जाएगी और O2 की पावर कितनी हो जाएगी, अब 2। अब यहाँ पर खेला हमारा कैसा हो गया, बिगड़ सा गया, ठीक है। क्या हो गया, अब जो रिएक्शन जो हमारा रेट लॉ है, ठीक है, कौन सा वाला, एक्सपेरिमेंटल, उस एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ में हमने देखा कि जो हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड की, ठीक है, एनओ की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी घात कितनी है 1, ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी घात कितनी है 2। लेकिन हमने जब देख के लिखा, इस रिएक्शन को देखा और देख के लिखा कि एनओ की घात कितनी आई 2 और O2 की घात कितनी आई 1। लेकिन प्रायोगिक मान में जब हमने लिखा तो NO की पावर 1 और O2 की पावर 2, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो गया यहाँ पर, तो यही तो हमें जानना है और यही क्या हमारा मेन मकसद है। तो यहाँ पर हमारी जो चीजें हैं, यानी कि जो रेट लॉ है वो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, दोनों यहाँ पर मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो रेट लॉ है क्या है, ठीक है, सही नहीं है, ठीक है, दोनों। क्यों, क्योंकि हमारा जो रेट लॉ है, ठीक है, क्या है, रेट लॉ है, वो हमारा क्या है, यहाँ पर देखो लिखा है, यह एक प्रायोगिक मान है। कैसा है, प्रायोगिक मान, जो प्रयोगों द्वारा ही निर्धारित किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा, प्रयोगों द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। तो प्रयोगों द्वारा हमने देखा ये है, तो यही वाला हमारा क्या होगा, सही होगा। अर्थात हमको ये पता चला कि जब भी हम देख के लिखेंगे, ठीक है, रिएक्शन को देखेंगे और रिएक्शन देखने के बाद जो हम रेट लॉ लिखेंगे वो हमारा सही नहीं है। क्या करना है आपको, हमेशा प्रायोगिक वाला रेट लॉ लिखना है। क्या करना है, प्रायोगिक वाला रेट लॉ लिखना है। और इस रेट लॉ को हम और आप लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये हम इसके बारे में प्रयोग कर नहीं सकते, ठीक है। तो जो चीजें हमको पहले से प्रयोग करके दे रखी हैं, केवल हमको वही चीजें समझनी है। जब आप कभी इस तरह के एक्सपेरिमेंट करो तो आप उसको देख लेना, ठीक है, किस तरह से इसको हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये वैल्यू किस तरह से आती है, ठीक है। फिलहाल तो बहुत मुश्किल है, हम लोगों के बस की बात नहीं है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि यह एक कैसा है,
प्रायोगिक मान है, ठीक है, जो प्रयोगों द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है, प्रयोगों द्वारा निर्धारित होता है, अतः प्रायोगिक दर नियम सही होगा, ठीक है। हर केस में आपका जो प्रायोगिक नियम लिखेंगे वही क्या होगा, सही होगा, ठीक है, और उसी को मानना है। अब अभी हमने देखा था जो यहाँ पर लिखा था एनओ वाली रिएक्शन, ठीक है, कौन सी लिखी थी हमने, एनओ प्लस O2, ये बना रहा था 2NO2, क्या बना रहा था, 2NO2। और इसके लिए जो हमने रेट लॉ लिखा था, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ लिखा था, वो क्या था हमारा R=K, और इसमें देखा था हमने NO इंटू क्या था हमारे पास O2। NO की जो घात है वो कितनी है, 1, और यहाँ पर O2 की घात कितनी आ गई थी हमारी, 2, ठीक है। ये किसकी बात थी, ये थी हमारी एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ, ठीक। इसमें हमने ये देखा था कि जो हमारी घातें हैं रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन की, वो रिएक्ट बैलेंस इक्वेशन में जो हमारी क्या नाम कोफिशिएंट है, ठीक है, उसके बराबर नहीं है, ठीक है, यानी कि रस समीकरण मितीय के बराबर नहीं है। यहाँ देखो NO की घात कितनी है, 2 होनी चाहिए, पर यहाँ कितनी है, 1, NO कितना है, 1, और यहाँ कितना है, 2, ठीक है। तो ये उल्टा मान आया हमारा, जो कि एक सही मान है किसकी दृष्टि से, एक्सपेरिमेंटल की दृष्टि से, ठीक है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये हमारी कैसी है, बिल्कुल सही है। और पहले ही बताया जा चुका है कि जो रेट लॉ है वो हमारा एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, यानी कि प्रयोगों द्वारा ही इसको निर्धारित किया जाता है, ठीक। कहानी क्या कह रहे हैं इसके बारे में, कह रहे हैं देखो NO की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए। सपोज इसकी जो सांद्रता है अगर हमारे पास 1 मोल पर लीटर, तो इसकी हम 2 मोल कर दे, कितनी कर दे, 2 मोल कर दे, और यहाँ पर पहले से 2 है। और O2 की सांद्रता स्थिर रखी जाए, इसकी जितनी है उतनी ही रखनी है, तो प्रारंभिक दर 4 गुना बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाएगा भाई, 4 गुना, ठीक है, 4 टाइम्स, कितना, 4 गुना बढ़ जाता है रेट, ठीक है। दूसरा कह रहा है, इससे देखो ये जो हमने कहानी लिखे, इससे पता चलता है कि दर NO की सांद्रता के वर्ग पर निर्भर करती है, यानी कि NO की जो सांद्रता है उसके वर्ग पर क्या होना चाहिए, उसका वर्ग होना चाहिए, किसका, NO का, ठीक। कहने का तात्पर्य ये है, अगर यहाँ पर x है तो x बराबर कितना होना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाना चाहिए। अब देखो दूसरी बात, अब इसकी सांद्रता बढ़ा देंगे, इसकी सांद्रता फिक्स रखेंगे, ठीक है। ये कहानी है, एक की सांद्रता बढ़ा देते हैं, दूसरे की फिक्स रखते हैं, ठीक है, और दूसरे की घटा देंगे, एक की फिक्स रखेंगे, ठीक है, बढ़ानी है। अब देखो O2 की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए, अब इसकी कितनी करनी है, इसकी करनी है दोगुनी, ठीक है, कितनी करनी है, इसकी दोगुनी करनी है, तो और NO की सांद्रता स्थिर रखी जानी है, इसकी बढ़ा देनी दोगुनी, इसकी फिक्स रखी जानी जितनी की पहले थी, ठीक। तो प्रारंभिक सांद्रता दोगुनी, प्रारंभिक दर, ठीक है, क्या होता है, इसका जो इनिशियल रेट होता है यानी कि प्रारंभिक दर होता है वो कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, कितना हो जाता है, 2 गुना। अब देखो इससे पता क्या चलता है, इससे ये पता चलता है कि दर O2 की सांद्रता की प्रथम घात पर निर्भर करती है, यानी कि जो O2 की कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी हो, 1 हो, ठीक है। O2 की कॉन्सेंट्रेशन की पावर एक्सपोनेंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक। अब देखो इस अभिक्रिया के लिए जो दर समीकरण वो क्या आ जाएगा, R बराबर क्या होगा हमारा, NO2 की घात 2 और O2 की घात कितनी, 1। ये वाली बात जो कही है वो इस तरह से लिखा जाएगा, यानी कि यहाँ पर अब जब हम क्या करेंगे, NO की सांद्रता दोगुनी कर देंगे, ठीक है, तो प्रारंभिक दर 4 गुना। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि NO की सांद्रता के वर्ग पर निर्भर, यानी कि NO की सांद्रता हो गई, ठीक। दूसरा, अगर O2 की सांद्रता दोगुनी कर देंगे, NO की सांद्रता फिक्स रखेंगे, तो प्रारंभिक दर दोगुनी हो जाएगी। देखो किसकी सांद्रता बढ़ानी है, और इससे पता चलता है कि जो हमारी दर है वो O2 की सांद्रता की प्रथम घात पर निर्भर करती है, तो दर क्या हो जाएगी, O2 की सांद्रता की प्रथम घात पर डिपेंड करेगी, ठीक है, किस पर, प्रथम घात पर। देखो लिखा है इसमें सांद्रता पदों के घातांक रस समीकरण मितीय गुणांकों के बराबर है, ठीक है, कैसे हैं, रस समीकरण मितीय गुणांकों के बराबर है, ठीक है। तो ये बराबर नहीं दिखता होगा तो यहाँ लिख लो, गुणांकों के बराबर है, ठीक। ये बात आपको यहाँ पर थोड़ी सी समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये उसके आगे की कहानी है। अच्छा,
अब अगर कुछ रिएक्शंस ऐसी लिखी जाएं जिनमें ये जो हमारे रस समीकरण मित्तीय गुणांक है और जो हमारी दर नियम में घातें आती है रिएक्टेंट्स की, वो अगर उल्टी सीधी हो, ठीक है, तो कहानी क्या बनती है? देखो अन्य उदाहरण करके लिख लो, अन्य उदाहरण, ठीक है, अदर एग्जाम्पल्स। अगर हम रिएक्शन करा दें यहाँ पर CHCl की, ठीक है, CHCl3 की और Cl2 के साथ, क्या हो जाएगा हमारे पास? CHCl3 प्लस HCl के साथ, ठीक है, HCl के साथ करा दो, सॉरी Cl2 के साथ करा दो, चलो, तो बनेगा क्या हमारा? Cl2 के साथ करा देंगे, HCl यहाँ से निकल जाएगा और एक क्लोरीन इस पे आ जाएगा, क्या बन जाएगा? CCl4 प्लस HCl, क्या बन गया? CCl4 और HCl। इसके लिए जब आप रेट लॉ लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे? इसके लिए जब हम रेट लॉ लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा? देखो रेट लॉ क्या आएगा इसका? R=K और CHCl3 सॉरी, CH और Cl3 इंटू Cl2 की घात कितनी हो जाएगी? 1/2। रेट लॉ लिखा हमने तो कुछ इस तरह से आया, जो कि हमारा कोएफिशिएंट में कितना है? 1, और रेट लॉ में कितना है उसकी घात? 1/2, ठीक है, कितना है? आधा है, ठीक है। तो हमारा ये मैच नहीं कर रहा है, अर्थात ये जो है ये हमारा कैसा है? ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। कैसा है ये हमारा? ये हमारा है एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, रेट लॉ, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ, ठीक है। तो अर्थात ये कैसा है हमारा? सही है, ठीक है, कैसा है? सही है, यानी कि हमने इसको देख के नहीं लिखा है। कैसे नहीं लिखा है? देख के अगर हम लिखते तो यहाँ पर एक बार यहाँ पर घात नहीं लगाते, ठीक है, क्या करते? हम यहाँ पर घात नहीं लगाते। तो ये हमारा कैसा है? एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ है, और ये एक्सपेरिमेंट द्वारा ही हमारा कैसा है? बताया गया है, ठीक है। तो प्रयोगों द्वारा इसको क्या किया गया है? निर्धारित किया गया है। दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सेकेंड एग्जाम्पल, CH3 COOC2H5 प्लस इसकी रिएक्शन वाटर से करा दो, चलो H2O से कराते हैं। बनने वाली चीज क्या होती है? एथिल अल्कोहल और HOH, CH3 सिडोलेट बना दो और एक बना दो अल्कोहल, ठीक है, इस तरह से बॉन्ड टूट जाएगा। CH3 और COOH प्लस C2H5 और OH, ठीक है, ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो जाता है ऑक्सीजन के बीच का। अब देखो इसके लिए अगर आप रेट लॉ लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं? इसके लिए जब हम रेट लॉ लिखते हैं, आर की बात करते हैं, तो क्या होता है? के और जो हमारा रिएक्टेंट है CH3 COO C2H5 इंटू H2O की पावर 0। H2O की पावर कितनी है? 0। अब देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की एक्सपोनेंट्स हैं, ठीक है, घातें हैं, वो यहाँ पर देखो कितनी? 1 है, ठीक है, इसका भी 1 है, पर यहाँ वाटर कितना? 1, लेकिन यहाँ पर घात कितनी है उसकी? 0। तो ये हमारा क्या है? एक एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ है, ठीक है, क्या है हमारा? एक रेट लॉ है, ठीक है, रेट लॉ, पर है कौन सा? एक्सपेरिमेंट, यानी कि इसको हमने देख के नहीं लिखा है। क्या देख के नहीं लिखा है? ये हमने लैब में प्रयोग करके निकाला है कि इसकी यही वैल्यू आएगी और यही हमको याद रखनी है और यही हमको पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि हम इसके बारे में ना आप निकाल सकते हो ना हम निकाल सकते, ठीक है। जब भी आपको आगे कभी मौका मिलेगा इस तरह के प्रैक्टिकल करने का, तो आप जरूर निकालिए और देखिए कि हाँ ये हमने पढ़ा था और ये आज सही बैठ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये जो अभिक्रियाएं हैं, ठीक है, क्या है? ये जो हमारी दोनों अभिक्रियाएं हैं, इनमें हम देख रहे हैं कि जो हमारे अभिकारकों की जो सांद्रता की घातें हैं, ठीक है, वो रस समीकरण मितीय गुणांकों के बराबर नहीं है, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ? इनमें अभिकारकों की सांद्रता की घातें, ठीक है, रस समीकरण मितीय
गुणांकों के बराबर नहीं है। ठीक है, रस समीकरण में तीन गुणांकों के बराबर नहीं है, जो हमारी रिएक्टेंट्स की पावर है या एक्सपोनेंट्स हैं वो। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि हमारा जो वेग नियम है, ठीक है, उसको हम केवल अनुमान के द्वारा नहीं बता सकते। ठीक है, वेग नियम को पूर्व अनुमान लगा के हम नहीं बता सकते। ये हमारा एक कैसा है, प्रायोगिक मान है, जो कि प्रयोगों द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम अनुमान लगाकर नहीं बता सकते। ठीक है, इसे पूर्व अनुमानित नहीं किया जा सकता है, यानी कि हम अनुमान लगा के नहीं बता सकते। ठीक है, पूर्व अनुमानित नहीं किया जा सकता है। ये कैसा है हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, यह एक प्रायोगिक मान है। कैसा है, प्रायोगिक मान है। ठीक है, जिसको प्रयोगों द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हमने लिखा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को जब हम दोगुनी कर दें तो प्रारंभिक दर 4 गुनी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन को 2 गुनी कर दें तो प्रारंभिक दर हमारा कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। इसमें किस तरह से वेरी करता है उसका एक चार्ट है, उसको बड़े अच्छे से हम लोग समझेंगे। अभी हमारे पास क्या है, अभी जो हमने एक रेट लॉ लिखा था N2NO और O2 इससे बन रहा था NO2, उस रिएक्शन के लिए जो हमने रेट लॉ लिखा था उसमें हमने 2-3 पॉइंट पढ़े थे कि जब हम NO की सांद्रता को दोगुनी कर देंगे तो उसका जो इनिशियल रेट होगा वो कितना हो जाएगा, 4 गुना। और ऑक्सीजन की सांद्रता को अगर हम 2 गुना कर देंगे, NO की सांद्रता को फिक्स रखेंगे तो उसका जो इनिशियल रेट है वो कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। ठीक, उससे पता चलता है कि जो हमारी NO की सांद्रता है वो उसके घात के वर्ग पर डिपेंड करती है। जब हम ऑक्सीजन की सांद्रता को 2 गुना करते हैं तो उससे पता चलता है कि उसकी जो हमारी रेट है, यानी कि ऑक्सीजन की सांद्रता की जो घात है वो उसके प्रथम घात पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, NO की, ठीक है, NO की सांद्रता कितनी कर देंगे, 2 गुनी। ठीक है, ऑक्सीजन की कितनी रहेगी, 6 रहेगी, तो इसमें जो रेट है वो कितनी हो जाती है, 4 गुनी। अब जब हम O2 की 2 गुनी करते हैं, ठीक है, 2 गुना, तो रेट कितना हो जाता है, रेट हो जाता है हमारा 2 गुना। कितना हो जाता है, 2 गुना। ठीक, अब देखो कहानी क्या है। ठीक है, क्या कहती हैं ये बातें, ये हमारा एक प्रायोगिक मान है। ठीक है, जिसको हमने प्रयोगों द्वारा देखा है लैब में ले जाकर। जब सांद्रता इसकी 2 गुनी की तो क्या ये 4 गुना हो जाएगा, इसकी 2 गुना करेंगे तो क्या ये 2 गुना हो जाएगा। तो ये हमने लैब में जाके 2-3 प्रयोग किए हैं, 1 प्रयोग, 2 प्रयोग और 3 प्रयोग। इन तीनों प्रयोगों में NO की सांद्रता, O2 की सांद्रता और इनके प्रारंभिक बनने के वेग या प्रारंभिक बनने की जो दर है वो अलग अलग है। ठीक है, तो पहले कहा जाता है कि भाई आप क्या करना है, नाइट्रोजन की सांद्रता को 2 गुनी कर दीजिए। फिर देखिए कि इसका जो रेट है वो 4 गुना हो रहा है, तो चलो देखते हैं इनमें से कौन सा ऐसा प्रयोग है जिस पर NO की सांद्रता 2 गुनी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ से जब आप यहाँ आओगे तो यहाँ देखोगे कि इनकी जो सांद्रता है वो कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है, 2 गुनी। जब इसकी सांद्रता आप 2 गुनी करेंगे उस केस में आप O2 की सांद्रता को फिक्स रखेंगे। ठीक है, और ये सांद्रता हम देख रहे हैं ये कैसी है, स्थिर है और स्थिर ही होनी चाहिए। ठीक है, कैसी होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। अब देखो क्या यहाँ से जब आप यहाँ तक देख रहे हो, क्या ये इसका फॉल टाइम है 4 गुना बढ़ रहा है रेट, तो हाँ कितना बढ़ रहा है, 4 गुना। कितना बढ़ रहा है, 4 गुना। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करके देख लो 4 में, 4 छक 24 के 4, आंसर लगे 2, 9 चौक 36 और 2 कितना होगा, 38 हो गए। ठीक, तो ये 4 गुना बढ़ रहा है। ठीक है, हमें इतना दिखाई दे रहा है। इसके लिए अगर आप रेट लिखेंगे यानी कि R लिखेंगे, क्या लिखेंगे, K, और NO जो है, NO की घात क्या लिखेंगे हम, X, और O2 की घात क्या लिखेंगे हम, Y। ठीक है, यानी कि जो हमारी Y और X है ये एक्सपोनेंट हो भी सकते हैं, और मतलब ये जो एक्सपोनेंट है ये हमारे कोफिशिएंट जो कोफिशिएंट होता है, ठीक है, उसके बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब देखो इनके अगर हम मान लिखें R1 और R2 से ले लो। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, R1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, R1 की वैल्यूज दे रखी है हमारी K, और यहाँ NO। ठीक है, NO कितना हमारा 0.3 की पावर क्या हो जाएगी, X हो जाएगी। ठीक,
O2 की पावर ये ले लो, O2 की घात कितनी, O2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.30, इसकी भी है पावर कितनी हो जाएगी हमारी, R2 ले लो। ठीक है, पहले इन दोनों में ही संबंध है ना, यहाँ से आ जा रहा है दुगनी हो रही है। ठीक है, तो दूसरा ले लो K और 0.60 घात x, आगे आ जाओ 0.30 और घात क्या हो जाएगी भाई, इसको 1 दे दो और इसको 2 दे दो। ठीक है, अब समीकरण 2 को 1 से भाग लगाओ जरा क्या आता है। ठीक है, समीकरण 2 को 1 से भाग, ठीक है, समीकरण 2 को 1 से भाग करो, क्या आता है, यानी कि क्या हो जाएगा R2/R1, क्या हो जाएगा R2/R1। ठीक, आया क्या है हमारे पास, R2 की वैल्यू ये है, यानी कि K और 0.60 x इंटू 0.30 y। ऊपर आ जाओ, इसकी वैल्यू लिखो K 0.30 x इंटू 0.30 y। इतनी बात हमको समझ में आ गई है। ठीक, अब करेंगे क्या, अब हम अगर हम बात करें इनको काटें, ठीक है, इनको अगर आप काटिएगा तो ये कैसे के कट जाएगा, इधर वाली पूरी वैल्यू ऐसे ही कट जाएगी। इससे जब आप काटेंगे तो ऊपर के 2/1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2/1। और R की वैल्यू ये दे रखी है, ये कितना हमारा R1 और ये कितना हमारा R2। ठीक, तो ऊपर क्या लिखेंगे हम 0.384 अपॉन 0.096 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 2/1, यानी कि आ गया हमारा x, क्या आ गया x। जब आप इससे डिवाइड करेंगे इसको तो कितना है भाई, वो 4 गुना है। ठीक है, कितना है 4 गुना, इससे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 4, यानी कि यहाँ से हमको मिल जाएगा 4 इक्वल टू 2/1 की पावर क्या है x, क्या है x, यानी कि ये आ गया हमारे पास 4 बराबर 2 की घात क्या आ जाएगा x, इसको हम लिखेंगे 2 की घात 2 बराबर 2 की घात x। जब हमारा बेस बराबर हो जाता है तो घाते घातों के बराबर हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर बेस क्या है बराबर, तो घाते क्या हो जाएंगे घातों के बराबर। तो हम कह देंगे कि यहाँ से जो x का मान आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, कितना आ जाएगा 2, यानी कि जो नाइट्रोजन NO की सांद्रता है वो कितनी है 2 है, कितनी है 2 है। ठीक है, तो यहाँ से आप रेट को लिख सकते हैं ऐसे R इक्वल टू जो NO की घात आई है वो कितनी आई है 2 आई है। ठीक है, बचा के हमारे पास O2 बच गया जो कि कितना है 22। तो अभी हम क्या करेंगे y को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो y को कैलकुलेट करना है, अब y निकालना है, मतलब इसका मान निकालना है। तो कह रहा है अब इसकी वैल्यू दोगुनी करना है, क्या करना है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन दोगुनी करनी है। अब आपको इसकी कॉन्सेंट्रेशन फिक्स रखनी है, तो देखो इसकी दोगुनी हो जाए और इसकी फिक्स हो जाए, ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा हमको पहले और तीसरे प्रैक्टिकल में दिखाई दे रहा है। किसमें, पहले और तीसरे प्रैक्टिकल में हम देख रहे हैं कि NO की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है फिक्स है, कैसी है फिक्स, यानी कि स्थिर है। ठीक, क्या लिख लेंगे, ये स्थिर है। और इधर हम पहले और तीसरे वाले रिलेशन में देख रहे हैं कितनी है, ये है हमारी 2 गुना, कितनी है 2 गुना है। ठीक, और फिर यहाँ पर रिलेशन इनका क्या हो जाएगा, इनका इससे हो जाएगा। ठीक है, ये कितने गुना है, क्या ये 2 गुना है, तो बिल्कुल सही बात है, कितने गुना है ये हमारा 2 गुना, कितना है 2 गुना। तो इसको हम पहले और तीसरे की बात करेंगे। ठीक है, तो R1 तो वैल्यू लिख दूंगा मैं यहाँ सीधे, R1 की वैल्यू कितनी हमारी, तो ये हो जाएगा हमारा R3/R1 से। ठीक है, ये हमारा R1 मान लो, इसको R2 मान लो, इसको R3 मान लो, तो R3/R1 से हम चलेंगे। ठीक है, तो R3 की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी है R3। ठीक है, वो उधर है 192, 0.192। R1 का वैल्यू कितना है 0.096, कितना है 0.096 है इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू रख दो R3 के लिए जो हमारा ये है NO का मान कितना है 0.30 पावर कितनी आ गई x। आगे बढ़ो, O2 के लिए ये 0.60 और पावर हमारी कितनी थी, पावर थी हमारी 22। ऐसे लिखो R1 के लिए, R1 के लिए कितना है हमारा, ये NO का पावर कितना है कि 0.30 पावर x इंटू इसका मान कितना है R1 के लिए 0.3, इसका भी 0.30, क्या है 22। देखो ये तो ऐसे ही कट जाएगा और ये भी कटेगा, कितना 2/1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2/1।
इससे काटो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और दूनी में 18 और 1 19, कितना आ जाएगा हमारा 2, यानी कि 2 बराबर कितना आ जाएगा, 2/1 का पावर क्या हो गया यहाँ पर 22, कितना हो गया 22। इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2/2 की पावर 22। अब यहाँ मान लो 1 की पावर कितना है x, जब हमारे बेस बराबर है तो घात किसके बराबर हो जाती है, घातों के, ये हो जाएगा हमारा y बराबर 1। तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, तो रेट लॉ कैसे हो जाएगा, ठीक है, रेट लॉ, ठीक है, वो भी कौन सा वाला, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ जो है वो क्या हो जाएगा हमारा R इजकल टू सॉरी के, और जो NO की कॉन्सेंट्रेशन की पावर है वो कितनी है 2, और जो हमारा O2 है, O2 की कॉन्सेंट्रेशन की पावर है वो कितनी है 1। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सपेरिमेंटेड रेट लॉ, कौन सा हो जाएगा, ये रेट लॉ हो जाएगा हमारा एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इसकी जो पावर आनी है वो कितनी आनी है और इसकी जो पावर आनी है वो कितनी आनी है, ठीक है। ये हमें प्रयोगों द्वारा पता चला है, किसके द्वारा पता चला है, प्रयोगों द्वारा पता चला है, ठीक। तो यही हमारा क्या हो जाता है, रेट लॉ हो जाता है, ठीक है, क्या है, ये रेट लॉ है हमारा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करें, एक छोटा सा टॉपिक है दर स्थिरांक, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, के कहते हैं। दर स्थिरांक यही लिख लो, छोटा सा है हमारा दर स्थिरांक, जिसको हम के कहते हैं, क्या कहते हैं, के, जो कि हमारा यही है, ठीक है। ये जो हमारा के है ये क्या होता है, हमारा एक दर स्थिरांक होता है। अब देखो इसमें जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की, अगर ये 1 हो, क्या हो, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 हो तो जो हमारा दर है वो कांस्टेंट के बराबर हो जाता है, क्या हो जाता है, दर जो है वो हमारा कांस्टेंट के बराबर हो जाता है, ठीक है। क्या लिखूंगा, सभी अभिकारकों की सांद्रता, ठीक है, कितनी हो, 1 हो, ठीक है। जितने भी अभिकारक हो उनकी सांद्रता कितनी हो, 1 हो, तो क्या हो जाएगा, तो R इजकल टू के, और यहाँ पर मान लो A और यहाँ पर मान लो B, ठीक है। चूंकि अगर मैं लिखूँ A इजकल टू 1 और V इजकल टू 1, इन दोनों को यहाँ एक एक रख देंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा हमारा के, R बराबर क्या हो जाता है हमारा के हो जाता है, ठीक है। के हमारा क्या है, एक स्थिरांक है, ठीक है, दर स्थिरांक है। अभिकारकों की अगर सांद्रता 1 होती है तो उसी समय जो हमारा स्थिरांक होता है, ठीक है, क्या होता है, वेग स्थिरांक होता है, उसको हम क्या कहते हैं, विशिष्ट दर कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं। तो ये हमारी जो दर है वो कौन सी हो जाएगी, विशिष्ट दर हो जाएगी, ठीक है। कब, जब सभी अभिकारकों की सांद्रता कितनी होगी, 1 होगी तो, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा दर स्थिरांक है, ठीक है, इसके कुछ लक्षण भी हैं 2-3, ठीक है, तो वो लक्षण हम लोग अभी देखने वाले हैं। अब हमने देखा था वेग स्थिरांक क्या है, ठीक है, दर नियम में देख लिया। फाइनली हमारे पास कुछ वेग स्थिरांक के लक्षण है, ठीक है। वेग स्थिरांक जैसे हम के कहते हैं, रेट कांस्टेंट, उसके कुछ लक्षण हैं वो आप और जान लो। उसके बाद ये लेक्चर हमारा जो है खत्म होने वाला है, ठीक है, खत्म होने वाला है, चौथा लेक्चर है। इसके बाद बात करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की। तो पहली बात, जो हमारा दर स्थिरांक होता है, ठीक है, ये है क्या और क्या किस किस पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो ये अभिक्रिया दर का माप है, क्या है, अभिक्रिया की दर का माप है, ठीक है। तो यही तो लिखते हैं मार इक्वल टू के, कॉन्सेंट्रेशन ए की और कॉन्सेंट्रेशन हमारी क्या होती है बी की, ठीक है। यहाँ एक्स कर लो, यहाँ वाई कर लो। तो ये क्या है, एक तो अभिक्रिया दर का माप है, ठीक है। दूसरी बात, इसका जो मान है जितना अधिक होगा अभिक्रिया उतनी ही तीव्र गति से होगी, ठीक है। यानी कि ये जो होता है जितना ज़्यादा के का मान होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, अभिक्रिया की जो दर है वो उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक। दूसरी बात समझ आ गया, ये क्या है, एक अभिक्रिया दर का माप है, ठीक है, और इसका मान जितना ज़्यादा होगा अभिक्रिया उतनी ही तीव्र गति से होगी, यानी कि उतनी ही जल्दी आपकी रिएक्शन हो जाएगी। दूसरी बात कह रहा है, विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए एवं विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए एवं विशिष्ट ताप पर, ठीक है, वेग स्थिरांक का मान निश्चित होता है, ठीक है। विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए एक विशिष्ट, यहाँ पर एक कर लो, ठीक है, क्या होगा, एक विशिष्ट ताप पर वेग स्थिरांक का मान कैसा होता है, फिक्स होता है। अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए, अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए निश्चित ताप पर वेग स्थिरांक का मान अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। मान लो एक रिएक्शन है, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें A प्लस बी, क्या बन जाएगा, C प्लस बी बन जाएगा। दूसरी रिएक्शन है हमारे पास H2 प्लस N2, क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा।
तो ये रिएक्शन अलग अलग है हमारी, क्या है, अलग अलग रिएक्शन है। वही लिखा है विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए, ठीक है। इन अभिक्रियाओं के लिए कि स्पेशल यानी कि स्पेसिफिक टेम्परेचर पर वेग स्थिरांक के मान अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसका मान लो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकालोगे तो वेग स्थिरांक का मान अलग आएगा, इसका 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकालोगे तो वेग स्थिरांक का मान कुछ और आएगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, इनके मान कैसे होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है, विशिष्ट टेम्परेचर पर। कह रहा है यह ताप पर निर्भर करता है, किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। तापमान अगर आपका परिवर्तित होगा तो वेग स्थिरांक भी आपका बदलेगा, ठीक। कह रहा है इसका मान अभिक्रिया की कोटि पर डिपेंड करता है, किस पर, अभिक्रिया की कोटि, जो कि कोटि हमने अभी पढ़ा नहीं है, उसको हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। होता क्या है, कोटि जो घातें होती हैं उनका ही योग होता है, क्या होता है, अभिकारकों की सांद्रता की घातों का योग ही क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है, पर वो हमारा अगला टॉपिक है। फिफ्थ पॉइंट है आपका, इसका मान अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है। तो याद रखना जो हमारा के है, क्या है, जो हमारा के है जिसको हम दर स्थिरांक कहते हैं, ये अभिकारक या उत्पादों की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता, इससे फर्क नहीं पड़ता अभिकारक की सांद्रता क्या है, उत्पाद की सांद्रता क्या है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने जाना था कि रेट एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है, रेट लॉ क्या होता है, और उसके बाद आपके पास सामने ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल दे रखा है, इसको आप घर से करेंगे, ये आप सबके लिए होमवर्क है। और अगर आपने ये सवाल कर लिया तो समझ लो आपने तीर मार दिया, क्या कर दिया, तीर मार दिया, ठीक है। सवाल कह रहा है दिए गए आंकड़ों की सहायता से निम्न का परिकलन कीजिए। निम्न में पहले आता है आपका दर नियम, क्या बताना है, दर नियम क्या है, ठीक है। ये आंकड़े दिए हैं, इन आंकड़ों के हिसाब से आपको पहले रेट लॉ लिखना है। दूसरी बात कह रहा है दर नियतांक का मान यानी कि के का मान निकालना है। तीसरी बात कह रहा है कि अभिक्रिया की प्रारंभिक दर जब PO4 की सांद्रता कितनी है हमारी 0.242 मोल, और H2 की सांद्रता कितनी है 0.0133 मोल, ठीक है। तो ये हमको दे रखा है, और बना क्या है, रिएक्शन हमारे पास क्या है, रिएक्शन है हमारे पास P4 प्लस H2, ये बना रहा है PH3, ठीक है। बैलेंस कर लो, 4 P है तो 4 यहाँ कर दो, 4 12 हाइड्रोजन हो गए तो 6 यहाँ कर दो। ये आपके पास एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन के जो प्रयोग हैं वो कितने हैं, 3, ठीक है। ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 हो जाएगा, और ये आपका R3 हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या निकालना है, देखो K का मान निकालना है, R का मान R लिखना है, ठीक है, रेट लिखना है, और अभिक्रिया का प्रारंभिक दर जब P की सांद्रता इतनी है और H2 की सांद्रता इतनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है, इसमें बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आपने ये कर लिया तो इस वाले चैप्टर से और इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो जितना ज़्यादा से हो सके शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।